हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है, भक्ति काल भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। आप किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद और फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण प्लस एनसीईआरटी का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहां आप अवश्य जुड़ें। तो इस संशय में ना रहे कि ये किस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी ये वीडियो या ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट यानी आप एडिटर प्लस बी और हरियाणा पीजीटी यानी कहीं से भी राज्य में किसी भी राज्य की परीक्षा हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसके साथ ही संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो आप किसी भी परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। आपके डाउट की मैं अभी एक प्रक्रिया और शुरू करने वाली सप्ताह में आपके डाउट लूँगी, जिसमें आपके शॉर्ट वीडियो के द्वारा या फिर स्पेशल एक डाउट की वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाएं। रीतिकाल की समय सीमा है बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो सर्वमान्य रूप से मानी गई है 1700 से 1900 तक और संवत। अगर यहाँ ईस्वी पूछ लिया जाता तो ईस्वी संवत में से हम 57 साल घटा देंगे, तो आपका 1700 में से 57 साल आप घटाओगे तो आपका ईस्वी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीति शब्द का सही अर्थ है, काव्यांग निरूपण है रीति शब्द का सही अर्थ। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? देखो बच्चों, अगर पीडीएफ थोड़ी सी, अगर प्रश्न आपको थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको रीतिकाल कहा है। विश्व के सभी लोग श्रृंगार करना पसंद करते हैं, ये हमारी ट्रिक रहेगी। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने इसे कलाकाल कहा है, बाकी के भी हम तैयार करेंगे। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है बताइए बच्चों? वीरगाथा काल कहा है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जैसे मैंने ये नंबर डाल रखे हैं, आप भी ऐसे नंबर डाल के अपने आप का खुद मूल्यांकन करें, आप में कि कितने % सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने रखा है? तो उत्तर मध्यकाल का यानी उत्तर मध्यकाल को कहते हैं बच्चों रीतिकाल, और जो मध्यकाल को कहते हैं हम भक्ति काल। इसका बात का विशेष ध्यान रखें। तो अलंकृत काल आपका रहेगा मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल सर्वप्रथम कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे बढ़ते। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। अब आगे बढ़ते। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि 3 तो इसमें सत्य हैं और 1 असत्य हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हम क्या अंडरलाइन करेंगे कि इसमें असत्य मतलब इसमें गलत क्या है, ये पूछा गया है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न में पूछा क्या गया है इसके साथ ही हम अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इसमें तो ये कन्फ्यूज ना रहे, आप पढ़ते हो और आप ये करते हो कि इसमें पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था, इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न गलत करते हो। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बताती हुई आपको आगे बढ़ूंगी। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज थी।
रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी सही बात है। रीतिकाल में प्रकृति के आलंब रूप में वर्णन हुआ, बच्चों ये बात गलत है। तो इसका उत्तर यही रहेगा कि रीतिकाल में केवल प्रकृति का आलंबन के रूप में नहीं वर्णन हुआ, इसके साथ उसके उद्दीपन आलंबन दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? केशव रीतिमुक्त धारा के कवि है, बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि है, बिल्कुल ठीक है। तो यही गलत है। जो केशव है वो रीतिबद्ध वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, उन्हें रीतिबद्ध कहते हैं। रीति सिद्ध उन्हें कहते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, फिर भी रीति परंपरा का उन्होंने अनुकरण किया या अनुसरण किया, तो उन्हें रीति सिद्ध कहते हैं। तो ये अंतर आप जान पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकर वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो भाई डॉक्टर रामकर वर्मा के अनुसार आपको बताना है। तो डॉक्टर रामकर वर्मा के अनुसार बच्चों रहेंगे कलाकाल। देखो बच्चों, हम पढ़ अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, संग्रह काल विश्वनाथ प्रसाद ने पढ़ा है, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने। तो अपने आप ही ऑप्शन बच गया कि कलाकाल बच गया, तो ये कलाकाल रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निःशुल्क रूप से कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है भट्टनायक ने। रसावाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक। देखो बच्चों, ये उक्तियां हैं, काफ़ी बार पूछी जाती हैं और पूछी भी जाती रहेंगी, क्योंकि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप अवश्य याद कर लें। भंगी बणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? भंगी बणिति को कुंतक आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आप सभी जानते हैं, आनंद वर्धन रहेंगे जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। देखो बच्चों, अगर आप दो ट्रिक से ये याद कर सकते हो। देखो, जब हमें कोई गाने की धुन सुनाई देती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो ध्वनि क्या है? एक आनंद ही है, मतलब एक सुरीला है। किसी की गाने की धुन हो सकती है या किसी भी प्रकार की, जैसे भजन की धुन हो सकती है। तो ये ध्वनि, अगर ये याद नहीं हो तो ये भी आ सकता है। देखो यार, ध्वनि आया है लास्ट में, यहाँ भी देखो ध्वनि प्रतीत हो रहा है, ऐसे इनको जोड़कर भी आप याद कर सकते हो। किसी तरह जो आपको उचित लगे उसे आप, लेकिन याद करें। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे कुंतक। देखो अब ये देखो, कुंतक में कु ने तक आया है, यहाँ भी देखो क्या आया है? तय आया है। देखो वक्रोक्ति कुंतक, थोड़ा सा सामंजस्य करके भी आप याद कर सकते हो। रीति रात्मक आवश्यक किसकी उक्ति है? रीति रात्मक आवश्यक ये बच्चों वामन की उक्ति है। किसकी है? वामन की उक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य केशवदास। देखो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा थी इतनी क्लिष्ट थी, इतनी मतलब कि ये थी वो कहने का प्राय इतनी रूढ़ थी, अलंकार थे, छंद थे, तो मतलब कि इतनी कठिन भाषा थी कि सामान्य इंसान इसको नहीं पढ़ सकता था। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। और रामचंद्र शुक्ल ने कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा है, ये आप कमेंट को बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, काव्य का प्राण, अलंकार को काव्य का प्राण, भाई ये इतनी जो क्लिष्ट भाषा लिख रहे थे तो यही कहेंगे केशवदास। आ जाए, या ऐसे भी याद कर सकते हो, काव्य कैसे काव्य और कैसे केशव, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? भाई बादशाह जहांगीर थे जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, उनकी प्रशंसा में किसने लिखा है? तो केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका पुस्तक है बच्चों, जहांगीर जस चंद्रिका। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और बच्चों, डॉक्टर नगेंद्र ने और भगीरथी मिश्र ने, इसे भी आप याद रखें और नोट करें, इसे माना है, किसे माना है? किसने?
केशवदास को माना है। किसने? केशवदास को। डॉक्टर अंगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने केशवदास को माना है। और जो रीतिकाल के जो प्रवर्तक है चिंतामणि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर वास्तविक पूछा जाए, आपसे वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक भी केशवदास ही आएंगे, ये आप याद रखेंगे। वर्णोरीति स्वभाव जो वर्ती सीमित कथन किसका है? चिंतामणि। वर्णोरीति स्वभाव वर्ती सीमित है। अब देखो बच्चों, ऐसे जैसे स्वभाव वर्ती सीमित, यानी हमारे स्वभाव में क्या है? स्वभाव का मतलब स्वभाव, हमारा आचरण। देखो हमारा एक स्वभाव होता है हर एक इंसान के। मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं और बार बार तैयारी कर, लेकिन बार बार रह जा रहे हैं, कभी एक नंबर से तो ये क्या हमारा स्वभाव में एक चिंता हो जाती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे भी आप जोड़कर ऐसे सामंजस्य करके याद कर सकते हैं। देव ने रीति को क्या कहा? भाई देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा। द्वार तो आप समझे दरवाजा। ऐसे भी याद रख सकते हो। देव दय से द्वार, दय से देव दय से द्वार भी आप याद रख सकते हो। वैसे बगैर ट्रिक भी याद रख सकते हो। देव ने रीति को क्या कहा? काव्य का द्वार कहा है। आगे बढ़ते हैं। रीति सुभाष कवित वर्णत बुद्ध अनुसार। रीति सुभाष कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार की उक्ति किसके बच्चों? चिंतामणि की है। रीति सुभाष कवित वर्णत बुद्ध अनुसार। अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति पंक्ति से रीति शब्द किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? यानी मतलब अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति में रीति शब्द की किसकी अभिव्यक्ति हुई है? काव्य रचना पद्धति की। भाई काव्य की जो रचना है, जो पद्धति है, उसके नियम है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो रीति की जो ज़्यादातर पद्धति जो रीतिबद्ध थे आचार्य, जो केशव थे, चिंतामणि थे, तो ये सारे तक रीतिबद्ध जितने भी कवि आते हैं ना, उन्होंने अपनी रीति को अपनाया, अपने नियमों को अपनाया, अलंकारों को अपनाया है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? सर्वांग में भी यही आते हैं भाई, रीतिबद्ध वाले सर्वांग निरूपक केशवदास ने हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य रहेंगे आपके केशवदास। घनानंद आलम बोधा ये आपके रहेंगे रीति मुक्त। कैसे रहेंगे? रीति मुक्त रहेंगे। चिंतामणि को रहेंगे रीतिबद्ध में आ जाएंगे। फिर आपके रीतिकाल कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 3। और 3 कौन से बच्चों? ये देखो यहाँ आपको मिल जाएंगी, नीचे वाले प्रश्न यही है। रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। तो रीतिबद्ध में केशवदास चिंतामणि आदि आ जाएंगे। रीति मुक्त में आ जाएंगे घनानंद आलम बोधा आएंगे। रीति में आएंगे बच्चों बिहारी है, जिसमें मुख्य बिहारी है रीति सिद्ध में। तो ये आप याद रखें। और ये किसने बांटा? ये विश्वनाथ प्रसाद ने इनको 3 भागों में बांटा है रीतिकाल को। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये भी आप याद रखें। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार है रीति काव्य का प्रमुख विषय। देखिए बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी चाहते हो ना भी हम एक्स्ट्रा भी और भी, मैं तो एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम और भी क्लास लें तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको आरोह और वितान पहला भाग दूसरा दोनों की वीडियो आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। कोई बच्चा एनसीईआरटी और व्याकरण प्लस में व्याकरण की भी डाल रखी, वो भी आप देख सकते हैं। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो बच्चों संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। भाई जो संस्कृत है उसमें ज़्यादातर जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे वो रीतिबद्ध थे, और लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन फिर भी रीति परंपरा का उन्होंने अनुसरण किया या अनुकरण किया तो रीति सिद्ध थे। रीति मुक्त जो ना तो उन्होंने ये लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना उन्होंने परंपरा को माना, बिल्कुल स्वच्छंद होकर लिखा, उसे रीति मुक्त कहते हैं। जिसमें घनानंद है, आलम है, बोधा है, ये आते हैं। रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है? भाई देखो, जो कवि आश्रयदातों की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, बिल्कुल नहीं। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि रीति सिद्ध में कौन से आते हैं?
जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य परंपरा में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया, जिसमें बिहारी मुख्य रूप से आएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई 29-30 नंबर पर। रीतिपन को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत किसने कहा है? गुंडेपन और सौदेपन की हरकत मार्कंडे वाजपेयी ने। देखो बच्चों, इसकी ट्रिक रहेगी, मान लीजिए हम कोई दंगा फसाद करता है, कोई भी पुरुष लगा ले, चाहे लड़का है चाहे कोई पुरुष है, कोई भी, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको तो मारपीट देना चाहिए। ये गुंडेपन और सौदेपन मतलब इसकी हरकतें ऐसी, इसको तो मारपीट कर देना चाहिए। तो इसलिए इसकी ट्रिक रहेंगे मार्कंडे वाजपेयी। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने और व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? भाई इसमें आपके ऑप्शन है इन आलोचकों के अनुसार। एक है इनमें से कि रीतिकाल ने भाषा का मिश्रण कर दिया और एक तरह से भाषा के व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर दी। तो ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी उक्तियाँ आएंगी रीतिकाल में, इन्हें आप अवश्य याद कर ले। वैसे आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की 2-3 उक्तियाँ आती हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना छोड़े, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रीतिकाल को सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति माना है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रय दातों की अतिशय प्रशंसा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, ये तो की है, लेकिन भाई सबसे प्रमुख कौन सी? वैसे ही सारे हैं, अलंकार ग्रंथ भी लिखे हैं, राधा कृष्ण के समण के बहाने प्रेम पीड़ा के व्यक्ति, लेकिन इसमें क्या है, व्यापक सबसे ज़्यादा है तो तीनों ही, लेकिन है तो ये चारों ही, तीनों ही क्या, चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बच्चों? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन इसमें सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी सेनापति गणा चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि ये रीतिबद्ध के चिंतामणि है, केशव है, ये आपके बिहारी रीति सिद्ध के रहेंगे, ये आपके हो जाएंगे रीति मुक्त के। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी, ये सबसे प्रमुख है, इसे आप अवश्य याद करेंगे बच्चों। बिहारी ने क्या, बिहारी सत से लिखी थी। इसमें कितने दोहे हैं बच्चों? 713 दोहे हैं, ये भी मैं बताती हूँ, जिसमें 600 दोहे कैसे संगारिक दोहे हैं। देखो बच्चों, मैं अलग प्रश्न बताऊं तो समझना वो इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार परीक्षा में आया हुआ है और ये बच्चों को बता देना उचित है, कहीं ये प्रश्न ना छूट जाए। तो उन्हें आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उन्हें आप नोट भी कर सकते हो। ज्ञानानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है भाई शब्द रसायन है। कविता रत्नाकर किसकी है? जगन्नाथ की है। बिहारी सत्सई किसकी है? बिहारी की है। और शब्द रसायन किसकी है? हेमचंद्र। तो बच्चों यहाँ देखो आप, देव कवि की है, शायद देव कवि। बिहारी सत्सई में मैंने बताया ना आपको 713 दोहे, 600 इसमें संगारिक है, ठीक है, बिहारी की। इसके साथ ही एक प्रश्न और भी बता देती हूँ कि रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ की लिखी गई हैं? तो रामचरितमानस के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। पहला नंबर कौन है बच्चों? रामचरितमानस। और दूसरे नंबर पर बिहारी सत्सई है, जिसमें सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी। तो ये भी आप याद रखें। अब देखो बच्चों, कवि कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की है। शब्द रसायन किसकी है? देव की है। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। और रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। देखो, कवि कल्पतरु, चिंतामणि, शब्द रसायन, देव कवि, काव्य निर्णय, भिखारी दास, रस पीयूष। देखो बच्चों, रस पीयूष निधि, रस किस में होता है? अभी सोम में होता है। सोम का मतलब होता है शहद, तो रस किस में होता है? शहद में रस होता है। शब्द रसायन, देखो शब्दों का सही तरह निर्णय कौन लेगा? रसायन, शब्दों का रसायन, जिसमें देवता तुल्य, जिसमें विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे। काव्य निर्णय, भाई काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय तो भाई कोई अच्छा इंसान, भिखारी तो लेगा नहीं भाई, बेचारे को, उसको तो रोटियों के लाले पड़े रहते हैं, तो कोई काव्य का निर्णय कोई ऊंचाई लेगा तो भिखारी दास। कवि कल्पतरु, चिंतामणि। कवि को क्या रहती है? हमेशा चिंता रहती है। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि उसको चिंता नहीं रहेगी, चिंतन मनन नहीं करेगा, तो भाई वो काव्य कैसे लिखेगा? रसिक प्रिया है, केशवदास की है। काव्य प्रकाश किसकी है? तो काव्य प्रकाश बच्चों चिंतामणि की है।
ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की। अब देखो यहाँ आपके एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ये सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं, ध्यान से पढ़ो। रसिक प्रिया केशवदास, जो प्रिया होती है अपने केशों को संवारती रहती है, ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। काव्य प्रकाश क्या है? जो काव्य का प्रकाश फैलाना चाहता है, वो चिंता उसको करनी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा। ललित ललाम, इसमें लास्ट में मैं आया है, इसमें मैं मतीराम करेंगे। रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाई देखो सभी की कुल का एक रहस्य होता है, भाई किसने कितनी ख्याति प्राप्त की है, क्या किया है उसके कुल में, तो ये रस रहस्य ऐसे भी आप ट्रिक के याद कर सकते हो। यहाँ हमारे 38 क्वेश्चन है, 39 में ये भाई जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने लिख रखा था, इन्हें आप ना करें नोट। वैसे भी मैं अब तो तैयारी हो गई है, पहले लिखती थी। हितरंगिणी युग असंगत, ये यही गलत है। इसमें कवि प्रिया बोधा की नहीं है, केशवदास की है। कैसे कवि प्रिया, कैसे केशवदास याद कर सकते हो? हितरंगिणी कृपाराम की है। और ये हमारी सच्ची परंपरा की सबसे पहली मानी गई है रचना हितरंगी कृपाराम की। रसराज है मतीराम की। भाषाभूषण है जसवंत की। भाषाभूषण ये आप याद करें, बाकी ये तीनों सही हैं, ये एक गलत है और ये बोधा की नहीं आएगी, केशवदास की आएंगी, इसे आप नोट करें। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ मिलता है। सर्वाधिक छंद विवेचन, देखो बच्चों ये 6 से छंद विवेचन, छंदोण पिंगल, छंदोण। अब आप कहोगे मैम सभी में तो छंद आया है, लेकिन एक बात ये याद रखना, छंदो विवेचन बड़ा सारा, ये भी थोड़ा बड़ा है। वैसे इतने याद करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा छोटा अगर आपको याद नहीं हो रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक पढ़ने की आदत, तो मैं सबको साथ लेके चलती हूँ। जिसको ऐसे याद हो रहा ना, जरूरी नहीं वो ट्रिक अपनाए, वो अपने आप भी याद कर सकते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचना का कौन है? भाई कुलपति मिश्र। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हर कुल का अपना एक रहस्य होता है, तो कुलपति मिश्र रस रहस्य के रचनाकार होंगे। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, तो नाथूराम शर्मा शंकर रीतिकाल के नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह, बख्शीराज, हंसराज, वरंद, ये थोड़े नहीं लग रहे होंगे, लेकिन भाई ये रीतिकाल के कवि हैं। देखिए बच्चों ध्यान दो, अभी पेपर आपका नज़दीक आ गया, बहुत सारी परीक्षा आ गई है आपकी। एकलव्य आवेश स्कूलों की भी आ गई है, HPSC PGT स्क्रीनिंग की हरियाणा की भी आ गई है, DSSB की आ गई, इसी साथ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ गई है। तो अपनी तैयारी थोड़ी ज़ोरों शोरों से कर दो, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट उठाना शुरू। अब तक मैं 50 क्वेश्चन करवा रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि आपके 70 क्वेश्चन करवा दूँ। वैसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप 50 करना चाहते हो या डेली 70 करना चाहते हो, वो आपकी राय के अनुसार ही हम चलेंगे, क्योंकि आप ही नहीं तैयारी करोगे तो फिर मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। भूषण कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। देखो बच्चों भूषण ने, प्रशस्ति परक होता किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ। देखो बच्चों भूषण ने क्या किया, माफ़ कीजिए जागीर जिस केशवदास की है, ये 76 दशक लिखी है। 76 दशक, जो 76 साल के राजा के दरबार में रहते थे तो उन्हें 76 दशक लिखी है। शिवा बावनी लिखी है, शिवाजी के दरबार में शिवा बावनी, शिवाजी के की प्रशंसा की है, तो शिवा बावनी शिवाजी की प्रशंसा की। 76 दशक 76 साल की प्रशंसा की, इसलिए इसे प्रशस्ति कविता का प्रधान स्वर कहा गया भूषण को। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद करेंगे। और बच्चों निःशुल्क रूप से मैं आपके पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ, इसका फ़ायदा उठाएं और क्रमबद्ध रूप से हम आगे चलेंगे। अगर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे तो आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता। भूषण कवि की उपाधि, ये उपाधि किसने दी? सोलंकी राजन। बहुत बार पूछा गया है, बार बार परीक्षा में आया है कि भूषण कवि की उपाधि, ये उपाधि किसने दी है? सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण कवि की उपाधि दी, क्योंकि इनका वास्तविक नाम तो घनश्याम था। वास्तविक नाम तो इनका घनश्याम था, लेकिन भूषण क्या इनकी उपाधि थी, और ये किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। काफ़ी राजाओं के दरबार में रहे थे, कहीं 76 साल के में, कहीं शिवाजी में, कहीं रुद्र के में। भूषण का काव्य प्रधान तो ओज गुण और वीरता। देखो बच्चों जब किसी राजा की वीरता के बारे में लिख रहे हैं, उनकी लड़ाई कितने जीती, कहाँ कैसे युद्ध लड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है। ये भी आप सोच सकते, बड़े हो गए हो आप, इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि जब हम किसी की प्रशंसा करें तो वीरता तो उसमें हो गई, खासकर जो लड़ाई है किसने जीती। ओज गुण यानी उसमें शौर्यता दिखाया गया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। रीतिकाल राष्ट्रीय कवि है, भूषण है रीतिकाल।
बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि एकमात्र सभी अपने राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, कोई नायिका भेद यानी श्रृंगार में भोग विलासिता में लिख रहे थे, लेकिन भूषण ऐसे कवि थे जो उस समय में भी अपने राष्ट्रीय भावना से, अपने देशभक्ति भावना से, अपने देश के लिए कविताएं लिख रहे थे। इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो बच्चों इनमें से क्या है? भिखारी दास का कृत का मतलब होता है रचना करना, श्रृंगार निर्णय, इसमें अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। सव रस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? तोष कवि है। सव रस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? तोष कवि है। नायिका भेद ग्रंथ है, तो नायिका इसमें भूषण देव कवि का जाति विलास है। देखो बच्चों ज़्यादातर जो है विलास जो रचनाएं आती है, मैं 100% तो नहीं कहूँगी, 95% उसमें देव ही आएगा। लेकिन एक रस विलास है जिसमें चिंतामणि आता है, रस विलास है इसमें, जिसमें ये उसकी देव की भी है और इसकी भी है, इसकी चिंतामणि की भी है और इसकी देव की है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो विलास लगा होता है वो देव की रचना होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। भूषण किस धारा के कवि है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्री ग्रंथ है। भाई काव्य निर्णय है, बार बार परीक्षा में आ रहा है, देखो कितनी बार हमारे सामने आ चुका है, तो कितना महत्वपूर्ण है इसे अवश्य याद रखें। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख हुआ है? भाई 105। शिवराज भूषण की किसकी रचना है? भूषण कवि की है और इसमें 105 अलंकारों का उल्लेख हुआ है, ये याद रखेंगे, बार बार पूछा जा रहा है और आपने परीक्षा दी आपको पता होगा। अलंकार विवेचन में भूषण किसे आदर्श माना है? तो मतीराम के ललित ललाम को अलंकार विवेचन में इसे आदर्श माना गया है। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? अलंकार विवेचन में मतीराम के ललित ललाम को इसने आदर्श माना। किसने? भूषण ने। केशव की प्रिया नहीं देवन, ये उनकी रचनाएं हैं, भैया याद रखेंगे। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम? कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम था। बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी है। देखिए बच्चों फिर बता रही हूँ कि आप क्रमबद्ध रूप से ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आप इनका जरूर फ़ायदा उठाएं। एनसीईआरटी भी हम जल्दी शुरू करेंगे। 60% मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग डाल दिया है, बाकी 40% का भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। राम कैसो जस उरद गगन, सेनापति ने पंक्ति में कहा है। राम की वीरता के प्रभाव में आकाश से भी बड़ा है, राम की वीरता का प्रभाव आकाश से बड़ा है। किसने कहा? सेनापति ने कहा है इन पंक्तियों में। किसने? राम कैसो जस उरद गगन, राम के यश को प्रकृति की सुंदरता बताया है। शरद पूर्णिमा को चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिग्गज व्यापी रामचंद्र की यश से दी है, तो यही इसका उत्तर सही है। और ये चंद्र ज्योत्सना शुद्ध देख लेना, ज़्यादातर ये ज्योत्सना आता है जिसमें तय और शय दोनों आधे आएंगे, ये आप याद रखेंगे। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? सेनापति है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, या दो रचनाएं हैं, एक तो कवित रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। हिंदी नवरत्न के रचयिता है मिश्र बंधु हैं। अलग शतक और तिलक शतक मतलब रचयिता है मुबारक बिलग्राम। तो बच्चों देखो यहाँ की ट्रिक रहेगी, शतक लगाया है। अब वही तिलक लगाते हैं तो किसी को हम मुबारक देते हैं, तिलक लगाते हैं। अगर कोई शतक लगाता है तो उसे भी हम मुबारक देते हैं। तो ये आपकी ट्रिक मुबारक बिलग्राम। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, तो यहाँ आपसे पूछा गया है जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, यानी जयपुर इनके रहने का, इनके राज्य का स्थान है और ये प्रताप सिंह इस राजा का नाम है। और इसके जो दरबार में रहते थे वो कौन से कवि थे? ये सभी जानते कि सभी राजाओं के दरबार में कवियों ने उनकी प्रशंसा के लिए ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखा है और उनको उनके बदले अच्छी खासी पैसे मिलते थे, मुद्राएं मिलती थी। तो ये इसका उत्तर रहेगा पद्माकृत हुआ। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्माकृत थे। आगे हम इसके बारे में प्रश्न और भी आते रहेंगे और इससे पढ़ते रहेंगे।
उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? श्रृंगार है, भक्ति है, दर्शन है, विनय है। तो बच्चों श्रृंगार है उज्ज्वल नीलमणि का विषय। अब ये उज्ज्वल देख लेना, अब तक बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से बच्चे उज्ज्वल को गलत कर देते हैं। उज्ज्वल में 2 ज आधे आएंगे। ये शुद्ध शुद्ध हम व्याकरण भी हम साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा दबाव ना देना पड़े। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जैसे आप साहित्य के साथ हिंदी भी व्याकरण भी पढ़ो, व्याकरण के साथ आप साहित्य भी पढ़ो, जो भी आपकी जानकारी धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं पूछा गया, नहीं आता है तो रस निधि इसमें रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता? तो बच्चों ये आता है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आता है रस निधि। ये बाकी तीनों रहेंगे, आलम है, रसलीन है, ठाकुर, ये रीति मुक्त के आते हैं। इसके साथ ही यहाँ घनानंद और याद कर लेना, घनानंद आलम बोधा, घनानंद आलम तो ये दिया हुआ है, बोधा और घनानंद और बोधा और याद कर लेना, घनानंद आलम बोधा रसलीन ये ठाकुर ये सारे रीति मुक्त हैं। और बच्चों रस निधि रहेंगे आपके रीतिबद्ध हैं। रीति मुक्त कवि है तो द्विज देव हैं। और ध्यान दीजिए ये जो रीति मुक्त है, ये रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि भी पूछा गया, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि कौन है? तो द्विज देव याद रखेंगे। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो ये मुक्तक काव्य रूप अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। देखो भाई मेरा थोड़ा सा आज गला खराब है, अगर आपको कुछ यानी आपको उच्चारण में यानी कि आवाज़ में कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन मैंने सोचा कि आपकी परीक्षा नज़दीक आई हुई है बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपको वीडियो दे दूँ, क्योंकि गला तो पता नहीं कितने दिन खराब रह सकता है। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? देखो बच्चों ये इसको ध्यान से देखना, निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना यानी सतसई परंपरा, यहाँ देखो इस शब्द पर ध्यान दीजिए, सतसई परंपरा यानी ध्यान से देखें, सतसई परंपरा यानी सतसई की जो परंपरा चली उसमें सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती है, आर्या सप्तशती है, वीर सतसई है, बिहारी सतसई है। तो बच्चों गाथा सतसई जो है सतसई परंपरा की पहली रचना है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। तो रीति निरूपण ये आप प्रश्न के सेंस समझे, प्रश्न का अर्थ समझे, ये दिया गया है कि जो परिचय ये नहीं आपसे नहीं पूछा जाता कि आपका परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। तो परिचय का रीति निरूपण यानी रीति की शुरुआत यानी शुरुआत में उसका परिचय यानी शुरुआत किसने की? तो कवि कल्पतरु की जो रचना है इसमें रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ है कवि कल्पतरु। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन है? देखो भाई ये बार बार सभी के जो भी राजा है उनके दरबारी कवि अवश्य याद कर लेना। यानी ये जो कवि है ये किसके दरबार में रहते ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत देखो दूसरा प्रश्न आए ये। बूंदी नरेश भाव सिंह यानी बूंदी जगह का नाम है और भाव सिंह क्या है? राजा का नाम है। तो बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मतीराम। कौन रहे बच्चे? मतीराम। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज है। सर्वप्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज है। ये जैसे छायावाद की पूछी जाती है आपसे, छायावाद की तो खड़ी बोली आएगी, रीतिकालीन की क्या है? ब्रज आएगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज है। मतीराम के अलंकार के विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? जो मतीराम ने, प्रश्न का अर्थ समझे बच्चों, जो मतीराम ने अलंकार विवेचन का अनुकरण किया यानी अलंकार विवेचन लिखा, मतीराम ने अपने ग्रंथों में अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग किया, तो वो किससे प्रभावित हुए? तो अप्पे दीक्षित, ये कवि का नाम है, अप्पे दीक्षित का उन्होंने अनुकरण किया अलंकार विवेचन में। अलंकार विवेचन उनकी रचना का नाम है, मतीराम के अलंकार विवेचन में। और अलंकार विवेचन उन्होंने अलंकारों के आधार पर अपने ग्रंथ का नाम, अपनी जो रचना है उसका नाम अलंकार विवेचन लिखा है। और इसने किसका अनुकरण किया? अप्पे दीक्षित का अनुकरण किया है। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है वर्त कौमुदी।
छंद निरूपक ग्रंथ है, किसका है? मतीराम का। और ये किसकी रचना है? यानी ग्रंथ व्रत कौमुदी, मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है। व्रत कौमुदी में छंदों का प्रयोग हुआ है, आप ध्यान से याद कर लेना। मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा। देखो बच्चों, यहाँ तो साहित्यिक अवधि दे दी, या बोलचाल की, जैसे बोलचाल की ब्रज भाषा दे दी, साहित्यिक, ये तो आप याद कर लोगे कि मतीराम की भाषा क्या है? ब्रज है। लेकिन बच्चों ये भी याद कर लेना जरूरी होता है कि बोलचाल है, छंद, मतलब ऐसे ऐसे कुछ शब्द ऐसे लगाकर, सामान्य ब्रज भाषा है, बोलचाल की है, साहित्यिक है। तो साहित्यिक का मतलब होता है बिल्कुल शुद्धता, शुद्धता मतलब शुद्ध का जिसमें प्रयोग किया गया है। तो साहित्यिक ब्रज भाषा किसकी? मतीराम की है। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन। देखो बच्चों, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जैसे कि हम युवा होते, जो आजकल की युवा है, यानी युवा अवस्था जो होती है, उसमें क्या आता है, जैसे हमारे ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारा जो है विकास होता जाता है, तो हम अपने आप खुश होते हैं। किशोरावस्था आपने पढ़ा हुआ होगा, रस लेते रहते हैं, अपने अपने आप के जो यौवन अवस्था का खुश होते रहते हैं, रस लेते रहते हैं अपने दर्पण में, शीशे में देख देख कर। तो अंग दर्पण के रचयिता रहेंगे रसलीन। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। विरह वारिस किसकी रचना है? तो बच्चों विरह वारिस है बोधा की। यहाँ आप याद रखेंगे विरह वारिस एक होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, हालांकि मेरे दिमाग में है वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ आपकी तुलना करके बताऊंगी, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कवि कुलकंठाभरण के रचयिता कौन है? दुल्लह कवि है। कवि कुलकंठाभरण के रचयिता कौन रहेंगे बच्चों? दुल्लह रहेंगे। प्रबोध प्रचाशक के रचनाकार कौन रहेंगे बच्चों? पद्माकर रहेंगे। अगला प्रश्न है, द्रोण पर्व किसकी रचना है? तो बच्चों द्रोण पर्व है कुलपति मिश्र की रचना। किसकी है? कुलपति मिश्र की रचना है। फिर आगे है, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि। देखो भाई, रीतिबद्ध जो थे, आपने सभी जानते कि विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। कितने? 3 भागों में। 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो रीतिबद्ध थे, जो प्रेम पर लिखते थे, उनमें घनानंद का प्रेम, यानी मुक्त भी, प्रेम में कहीं ना कहीं तो सारे लिख रहे थे, लेकिन जो रीति मुक्त थे वो ज़्यादा प्रभावित थे इससे, मतलब प्रेम जो श्रृंगार रस में, प्रेम में ज़्यादा खोए हुए थे। तो रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न क्योंकि भी रीतिबद्ध जो प्रेम पर लिख रहे थे, लेकिन घनानंद थे जो रीति मुक्त थे, उनसे उनका अलग प्रेम कैसे थे? वह अत्यधिक मांसल है, बिल्कुल गलत है। मांसल का मतलब शारीरिक प्रेम था। वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। तो भाई अलौकिक और आध्यात्मिक में तो भक्ति हो जाएगी फिर भगवान के प्रति। वो ऐसा भी नहीं था। वो सुजान से प्रेरित है, ये भी नहीं। वह स्वानुभूति और रीति मुक्त है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर रहेगा स्वानुभूति और रीति मुक्त। इसका मतलब है कि स्वानुभूति वो अपने आप में, मतलब अपने अंतरात्मा से महसूस करते थे। किसका? सुजान का प्रेम। और इसके साथ ही उन्होंने जो है रीति मुक्त काव्यधारा को अपनाया था। इश्क लता के रचनाकार है तो बोधा है, ठाकुर है, आलम है, घनानंद इसके रहेंगे इश्क लता का। तो एक प्रश्न और है जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, एक है इश्कनामा, एक है इश्क लता। तो ध्यान रखेंगे, इश्कनामा के रचनाकार रहेंगे बोधा कवि, बोधा कवि रहेंगे इश्कनामा के रचनाकार, और इश्क लता के रहेंगे घनानंद। अब आप कंफ्यूज कैसे दूर करोगे कि लताएं क्या होती है? घनी होती हैं। लताएं कैसी होती हैं? घनी होती हैं। लताएं होती हैं घनी, और इश्क में नाम पड़ गया बोधा। ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है? तो रस का साक्षात अवतार घनानंद को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये भी आप याद रखना, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ऐसा कि रस का साक्षात अवतार घनानंद है, और ये कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ये भी याद रखेंगे। रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सत्य है, असत्य है, पूछा क्या गया उसे आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ आप 4-5 प्रश्न बहुत बच्चे गलत करते हैं।
ये कवि पीर के गहरे अनुभवी थे। इनका प्रेम एक पक्षीय था। इनकी प्रेमिका इन्हें काव्य की मूल प्रेषक शक्ति रही है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने देखना है कि 3 तो इसमें सत्य होगा, 1 गलत होगा, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत। हमने गलत, या तो आप गलत को देख लो या फिर आप 3 को सही में देख लो। ये पेपर करने का तरीका होता है, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ठीक करने का। तो पहली बात ये कि वे प्रेम के गहरे अनुभव थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे घनानंद है, आलम अबोधा, सभी प्रेम पर गहरे अनुभव के साथ, कोई इश्कनामा से लिख रहा था, कोई इश्कलता से लिख रहा था। बोधा और घनानंद बहुत प्रेम पर लिखा है। उनका प्रेम एक पक्षी था, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, कई बार ये पूछा जाता है कि सुजान किसकी प्रेमिका का नाम है, तो सुजान प्रेमिका का नाम है घनानंद की, जैसा आपने पढ़ा। और सुभान है, सुभान ये है बोधा कवि की, बोधा कवि की प्रेमिका। सुभान है, सुभान भय आएगा वो बोधा है, जैसे भय आएगा। और सुजान है घनानंद की प्रेमिका। तो ये दोनों एक पक्ष से कर रहे थे। इनकी प्रेमिकाओं की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ये अपने एक तरफी इनका प्रेम था। इनकी प्रेमिका इन्हें काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही, बिल्कुल भाई। इन्होंने प्रेम किया, तभी इन्होंने प्रेम को अनुभव किया और प्रेम पर इन्होंने रचनाएं लिखी है। इनका प्रेम उभय पक्षीय था, ये गलत है भाई, उभय पक्षीय नहीं था इनका प्रेम। इनका प्रेम एक पक्षीय था, ये एक पक्षी, क्योंकि यही करते थे वो। मतलब इनकी प्रेमिका इनसे प्रेम नहीं करती, कहने का मतलब उन्होंने बेवफाई की थी उनके साथ। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? भाई घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? तो सुंदर तिलक रे, सुंदर। ऐसे आपको आगे के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए। अगर देखो, तीनों प्रश्न करवाने के बाद इनका अंतर बताऊंगी, लेकिन आप इसका प्रश्न अंतर समझिए। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित किया था? तो प्रश्न का मतलब ये है कि भारतेंदु जो है, उन्होंने घनानंद की सारी रचनाएं इकट्ठी करके, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, रचनाओं को, सारी रचनाओं को इकट्ठा किस ग्रंथ में किया था? तो सुंदर तिलक में किया था। अब ट्रिक ये रहेगी, जो भारत के लोग होते हैं जो दूसरों के स्वागत में घना और सुंदर तिलक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? दूसरों के स्वागत में भारतेंदु, जो भारतेंदु का आप समझेंगे भारत के लोग, और क्या करते हैं? सुंदर तिलक लगाते हैं, घना। तो ये याद रखेंगे, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? तो सुंदर तिलक में कराया था, याद रखेंगे। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति है वही सुजान है। अभी मैंने बताया आपको घनानंद की, ये आपको भी याद होगा, बड़ा आसान प्रश्न है और इंटरेस्ट भी है। घनानंद की काव्य की प्रेरक शक्ति है सुजान, और बोधा की कौन है? सुभान, सुभान है बोधा की। बिल्कुल एक जैसा नाम है, इनको याद रखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। घनानंद का काव्य संकलन किसने किया? अभी देखो, थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि जो घनानंद की सुंदर तिलक में क्या है, देखो यही मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ भाई। देखो यहाँ प्रश्न का अंतर समझे। भारतेंदु ने किस ग्रंथ में संकलन किया? उनकी रचनाओं का संकलन किया सुंदर तिलक में। भारतेंदु ने तो कर दिया सुंदर तिलक में। और लेकिन यहाँ देखिए, इनके काव्य का संकलन सर्वप्रथम यानी पहली बार किसने किया? ब्रजनाथ ने तो पहली बार किया था उनके काव्य का संकलन, और भारतेंदु ने किया था सुंदर तिलक में। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा और आएगा, ये आ गया। अभी घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? वहाँ तो भारतेंदु ने सुंदर तिलक में किया था, सबसे पहले ब्रजनाथ ने किया था। इसके साथ वैज्ञानिक तरीके से किया था विश्व प्रसाद मिश्र ने। वैज्ञानिक, ये भी याद कर सकते हो, वैसे वैज्ञानिक, वैसे विश्वनाथ प्रसाद, ये भी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा गला खराब है, कहीं मेरी उच्चारण में कोई शब्द इधर से उधर हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं लेकिन मैंने सोचा क्लास डालने ज़्यादा जरूरी, पता नहीं गला खराब तो कितने दिन रह जाए। घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? भाई घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? तो इश्क लता में क्या है? पंजाबी और उर्दू के शब्द है घनानंद की रचना में। सुजान सागर के रचयिता हैं, सुजान सागर के रचयिता रहेंगे घनानंद। तो ये नाम से प्रतीत हो रहा है कि जो घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। तो वही एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के बारे में गहराई से लिखेगा सागर के रूप में, सागर जितना गहरा लिखेगा। सुजान सागर घनानंद की रहेगी। घनानंद की वह कृति
जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से उनके उल्हाने दिए गए थे। मतलब घनानंद की कौन सी ऐसी कृति थी? घनानंद ने एक कृति में, एक रचना में, कृति का मतलब होता है रचना, जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उल्हाने दिए। तो ये प्रेम पत्रिका, नाम से ही प्रतीत हो रहा है प्रेम पत्रिका, मतलब प्रेम पर इन्होंने, कृष्ण के प्रेम पर लिखा है। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी में कैसे कृष्ण और कैसे कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। देखो भाई, फिर से बता देती हूँ, अगर किसी भी एग्जाम में या किसी भी परीक्षा, एग्जाम परीक्षा जो भी लगा लीजिए आप, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, टीजीटी पीजीटी, तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बिल्कुल निःशुल्क संपूर्ण कोर्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी का भी करवाऊंगी, इसके साथ ही व्याकरण भी करवाऊंगी और संपूर्ण साहित्य। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़े, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के ABOUT अबाउट में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम परीक्षा से संबंधित जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। घनानंद के प्रेम में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये भी आप पढ़ चुके, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। स्वच्छंदता है, आसक्ति है, स्वानुभूति है, उभय पक्षी है। तो घनानंद का प्रेम उभय पक्षी नहीं था, मतलब दोनों तरफ नहीं था, सुजान की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था उनको, ये एक पक्षी था, सिर्फ घनानंद उसको प्रेम करते थे, ये याद रखेंगे। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भाई सुजान सागर है। ये भी स्खलता वियोग वेली, ये भी इनके प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ प्रश्न आया सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए थे घनानंद, तो सुजान सागर से प्रसिद्ध हुए थे। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? अभी थोड़ी देर प्रश्न आया था कि किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, लेकिन कहा किसने, ये भी मैं बता चुकी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साक्षात यानी साक्षात का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने। रसमूर्ति जिन्होंने रस पर वियोग में लिखा है, संयोग में, वियोग में, ज़्यादातर तो इन्होंने वियोग में लिखा है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि है घनानंद है। वियोग श्रृंगार का इनको सुजान ने उन्होंने धोखा दे दिया था। आगे मैं एक कहानी बताऊंगी इसके, ये इसमें बताएंगे, फिर आपको शायद आपने सुनी भी हो, लेकिन एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कहानी हम जब समय तो थोड़ा सा लगता है, कोई बच्चा बोर भी हो जाता होगा, लेकिन बात यह कि जब हम किसी चीज़ को कहानी के द्वारा पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक एक रुचिकर बन जाता है वो विषय। घनानंद के जीवन की वह घटना है जिसके फलस्वरूप उनमें इन्हें वैराग्य हो गया था और ये वृंदावन आकर भक्ति की साधना करने लगे थे। भाई भक्ति साधना, ऐसी कौन सी घटना घटी उनकी ज़िंदगी में, भाई वो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और वृंदावन आकर अपनी भक्ति करने लगे। तो देखना, राज दरबार में उचित सम्मान नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद सारंगीला द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, बिल्कुल नहीं। नादिर शाह के सिपाही द्वारा, ये हादसे उनके साथ हुए थे, लेकिन इन्होंने ये वैराग्य इसलिए हुए थे कि प्रियतमा सुजान है जो एक वेश्या थी, मतलब उसके राजा के दरबार में नर्तकी थी, इनके द्वारा विश्वासघात किया जाना। कहने का मतलब ये कि एक कहानी बताती हूँ मैं आपको कि घनानंद इसमें मोहम्मद सारंगीला के दरबार में क्या करते थे, मतलब कि इनके जो लिखते थे, इनकी प्रशस्ति यानी इनकी प्रशंसा में लिखते थे और गाते भी थे। ये इनमें गाने की भी कला थी। तो कहते हैं कि एक बार इनको है ना राजा को पहले बता दिया गया, इनके साथ षड्यंत्र हुआ था कि घनानंद जो है आपके मतलब आपका कहीं ना कहीं तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कि ये सुजान से ज़्यादा प्रभावित है, सुजान के लिए गाते हैं। तो राजा ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनसे कहा कि घनानंद आप गाना गाओ। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ राजा बैठा है और यहाँ सुजान थी जो नर्तकी थी, वो तो राज दरबार में नर्तकी, और यहाँ बैठे मान लीजिए खड़े हैं, बैठे जो खड़े होकर गाते, तो यहाँ घनानंद है। तो इन्होंने कहा कि राजा की तरफ इन्होंने इस तरफ मुंह न करके राजा की तरफ इन्होंने पीठ करके और ऐसे गाने लगे, मतलब सुजान की तरफ फेस करके अपने मुंह करके सुजान की तरफ ये गाना गाने लगे। तो इससे क्या है कि जो बड़े भाई जो राजा थे वो उन्हीं का खाते थे, घनानंद उन्हीं के, जैसे उस टाइम बड़ी कीमती बेशकीमती ये मोहर दी जाती थी, पैसा दिया जाता था गाने के लिए, और राजा को ये बेइज्जती महसूस हुई कि मैं एक राजा होकर और इतनी रकम देता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बेइज्जती की है और सुजान से ज़्यादा प्रभावित है, सुजान की तरफ ये मुँह करके गा रहे हैं, उनको मतलब प्रतीक मानकर, उनको एक टारगेट करके गा रहे थे।
तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि फिर इतने नाराज़ हो गए मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने ये कह दिया कि अब मतलब जब तक आप जिंदा रहो मेरे दरबार में मत आना। इन्होंने उस दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने सुजान से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता है, मेरे देश निकाला यानी दरबार से मुझे निकाला दे दिया गया। तो सुजान कहते हैं कि वो तो वहाँ तो ऐशो आराम की ज़िंदगी उनको मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने उस ऐशो आराम की ज़िंदगी ने त्याग कर घनानंद को ही त्याग दिया। उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, आप जा सकते हो। तो ये इतने मतलब अंदर से इतने टूट गए थे कि इन्होंने वो अपने भगवान की भक्ति करने लगे थे। और सुजान को इन्होंने कई बार लताड़ा भी अपनी रचनाओं में। तो ये कहानी है, याद ये ऐसी कहानी से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। चंडी, और ये कहानी वास्तविक अभी काल्पनिक नहीं है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है चंडी चरित्र। सिखों के दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह कितनी रचनाएं संकलित है? सिखों के दशम ग्रंथ में, तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, सिखों के दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, कितने तो याद रखेंगे आप। गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? श्रृंगार रस का भी रंग है गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में? एक मिनट भाई, गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी वर्णन है? तो 24 अवतार है जो गुरु गोविंद सिंह की रचना, उसमें श्रृंगार रस का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम कहते हैं ना व्याकरण साहित्य हम साथ ला, श्रृंगार को आप ध्यान से देख लेना। यहाँ ये रे नहीं, ये रे के रे होता है, ये रे नहीं आएगा क्योंकि रे के नीचे कभी भी ये री की मात्रा नहीं आती, ये री की मात्रा है, तो इसलिए रे को हटा दिया गया है। तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, बार बार पूछा जाए, ध्यान से देख लेना। विष्णु विलास किसकी रचना है? लाल कवि की। विष्णु विलास किसकी रचना है? लाल कवि की है। विनय शतक के रचयिता कौन है बच्चों? विनय शतक के रचयिता रहेंगे तोष कवि। विनय शतक रहेंगे तोष कवि। 76 साल दशक किसकी रचना है? तो 76 साल दशक है भूषण की। ध्यान दीजिए बच्चों, जो है एक तो शिवाजी की प्रशंसा में इन्होंने लिखे थे, शिवाजी के दरबार में भी रहे थे और ये 76 साल के भी दरबार में रहे थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध शिवा बावनी से बड़े प्रसिद्ध हुए शिवा बावनी, जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। शिवराज भूषण में शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये इन्हीं की रचना है भूषण की। और 76 साल दशक इन्होंने 76 साल राजा 76 साल की प्रशंसा में लिखा था ग्रंथ। तो 76 साल दशक शिवराज भूषण, शिवा बावनी भूषण की रचनाएं हैं। ये भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल में राष्ट्रभक्ति पर कविताएं लिख रहा था? तो भूषण है। वैसे रीतिकाल कवियों को इतना राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ राजाओं को प्रशंसा करने के लिए लिख रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि भूषण उस समय भी राष्ट्रीय कविता लिख रहे थे। व्यंग्यात कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही। व्यंग्यात कौमुदी प्रताप शाही, भाई जिसका एक बात हो, जिसका प्रताप फैल जाए उसमें लोग व्यंग्य करते हैं, सामने से क्या करते हैं व्यंग्य। मान लीजिए कल आपकी अच्छी खासी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाए, लेक्चरर की लग जाए, तो लोग यही कहेंगे कि मतलब जो मेहनत नहीं करते हैं उनको तो यही लगता है कि रिश्वत लेके लगा हुआ है, लगी होगी। तो ऐसे लोग व्यंग्य करते हैं जिसका प्रताप फैल जाता है। ऐसे भी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। हिंदी में सच्ची परंपरा की प्रथम कृति है। सच्ची परंपरा की प्रथम तो हित तरंगिणी है, और ये किसकी है? कृपाराम की है। किसकी है? कृपाराम की हित तरंगिणी सच्ची परंपरा की प्रथम कृति है हित तरंगिणी, और इसके रचनाकार है, लिखने वाले हैं कृपाराम। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धन की। आर्य सप्तशती किसकी रचना? गोवर्धन की। तो आप ऐसे याद करेंगे, जो आर्य लोग थे गो की बहुत पूजा करते थे, गो को बहुत मानते थे, गोवर्धन की पूजा करते थे। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धन की है। आगे बढ़ते हैं, इसका मिलान करना है भाई। 113 का गाथा सप्तशती हाल कवि की रहेगी। आर्य सप्तशती हमने अभी पढ़ा था, किसकी है? ये गोवर्धन की है। अमरुक शतक नाम से प्रतीत हो रहा है, अमरुक की। इतरंगणी किसकी है? कृपाराम की। ऐसे मिलान कर लेंगे आप।
ये प्रश्न आईएमपी लगा लेना, बहुत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बच्चों। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ में लिखी गई थी? सबसे पहले सबसे ज़्यादा टीकाएं रामचरितमानस में लिखी गई थी। दूसरे नंबर पर बिहारी सतसई पर लिखी गई थी, और बिहारी सतसई है, बिहारी इसके रचनाकार रहेंगे। आगे बिहारी के बारे में और भी प्रश्न आएंगे, तब मैं विस्तार से बताऊंगी। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना? मिश्र बंधुओं ने भी बिहारी को कवि ही नहीं माना। मिश्र बंधु कहते थे कि बिहारी कवि नहीं है, ऐसे ही अपने छुटपुट रचनाएं लिख रहे हैं। और ऐसे जो नंबर 1 मिनट आपके काम के लिए लेना चाहूँगी, जैसे मैं आपके नंबर से प्रश्न करवा रही हूँ, ऐसे आप भी अपनी कॉपी पर लेकर पेज पर लिख लिया करो, और मेरे उत्तर बताने से पहले आप टिक कर लिया करो। ऐसे क्या होगा कि फिर लास्ट में ये देखना कि आपने गलत को, मतलब जो गलत होते हैं उसको गिन लेना है, बाकी के सही तो ज़्यादा ही होंगे, तो देख लेना कि हमारी तैयारी कितनी है और कितनी हमें और तैयारी करनी है। ऐसे क्या होगा कि अपने आप का मूल्यांकन हो जाएगा, ईमानदारी के साथ करना है, और यही नंबर डालकर डेली डेली, और फिर देखना आपकी तैयारी कैसे दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जाएगा। बिहारी किस कोटि की कवि है? रीति सिद्ध हैं बड़े। तो बच्चों रीति सिद्ध किसे कहते हैं? तो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध देखेंगे, 3 थे रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध वो थे जो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, भाई छंद अलंकार ऐसे उनके परपाठे मानकर। लेकिन रीति सिद्ध ऐसे थे, उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने उनकी परिपाटी का अनुसरण किया। अब तीसरा नंबर आता है रीतिबद्ध मुक्त का। रीति मुक्त वो कवि थे जिन्होंने किसी नए लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उनकी परिपाटी को अपना, ये मुक्त अपने मुक्त विचारधारा से लिख रहे थे, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ये आते हैं। बिहारी की ऊहात्मकताओं पर किसका प्रभाव है? बिहारी की उक्तियाँ होती है जैसे कथन, छोटे छोटे 2-3, तो ये फारसी कविता का अभाव था ऊहात्मक उक्तियों का। बिहारी सच्ची की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है? भाई लल्लू लाल जी ने। देखो नाम से प्रतीत हो रहा है, ल से लल्लू लाल जी और ल से लाल चंद्रिका। तो बिहारी सच्ची की टीका लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका क्या है? टीका है, और किसने लिखी है? लल्लू लाल जी ने। और किसके बारे में? बिहारी के बारे में। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सोया छंद किसने लिखा? कृष्ण कवि ने। इस पर भी आईएमपी लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। देखो बच्चों प्रश्न तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसे जो मैंने देखे हैं, जो आपने आपकी बाद की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हैं, यानी पहले गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखकर मैं आपको सचेत करती रहती हूँ कि ये प्रश्न आए हुए हैं। प्रत्येक दोहे पर सोया छंद किसने लिखा? तो भाई सबसे देखो एक बार प्रश्न का अंतर समझें। बिहारी सच्ची की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया है? तो लल्लू लाल जी ने बिहारी सच्ची की टीका। लेकिन यहाँ देखो आप, तो बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सोया छंद किसने लिखा है? कृष्ण कवि ने। इन तीनों प्रश्नों का अंतर समझेंगे। बिहारी सच्ची पर टीका तो लिखी है लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से, ठीक है। लेकिन ये देखना बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सोया छंद किसने लिखा है? कृष्ण कवि ने। प्रत्येक दोहे पर सोया छंद। बिहारी सच्ची के प्रथम टीका आ जाए तो भी कृष्ण कवि रहेंगे, प्रथम टीकाकार आएंगे तो भी कृष्ण कवि। अगर सोया छंद किसने लिखा था प्रत्येक दोहे में, तो भी कृष्ण कवि। ये अंतर समझकर तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। बिहारी सच्ची की सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी? जगन्नाथ ने। सबसे पहले तो लिखी है कृष्ण कवि ने टीका, फिर उसके प्रत्येक दोहे पर सोया छंद में भी इसने लिखी है कृष्ण कवि ने। लेकिन प्रामाणिक किसने लिखी है? जगन्नाथ दास। प्रामाणिक का मतलब होता है जो सिद्ध होगी, बिल्कुल ये तथ्य बिल्कुल ठीक है, जो सिद्ध कर दिया जाए। इसके साथ एक प्रश्न और भी बताऊंगी आपको। प्रामाणिक ये शुद्ध में पूछा जाता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं प्रामाणिक, और ये आ की मात्रा नहीं ले, तो ये बच्चों गलत है। ये प्रामाणिक ऐसे आएगा, ये ठीक है, जैसे ये लिख रखा है ये ठीक है। आप ये शुद्ध भी साथ लेते हुए चलेंगे, ताकि कितने याद करोगे? 400-500 कर सकते हो, और पढ़ोगे ध्यान से तो ज़्यादा कर दोगे। बिहारी की कुछ दोहों पर कुंडलीय छंद के रचनाकार कौन है? कुंडलीय छंद की। लेकिन देखो बच्चों ध्यान दीजिए, क्या सारे दोहों पर कुंडलीय छंद नहीं किया है उन्होंने? नहीं लिखा है सारे दोहों पर, कुछ दोहों पर कुंडलीय छंद में लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है जिन्होंने कुछ दोहों पर कुंडलीय छंद में लिखा है। बिहारी सच्ची किस कोटि का काव्य मुक्तक काव्य है?
मुक्तक और देखो प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं, एक महाकाव्य होता है, एक होता है खंड मुक्तक काव्य या खंड काव्य कह लीजिए। जिसमें क्या है कि जो महाकाव्य होता है उसमें एक घटना दूसरी घटना ऐसे कड़ी के रूप में जुड़ी होती है, ठीक है, अपना अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, यानी नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन के बारे में होती है। और जो खंड काव्य मुक्त काव्य होते हैं इसका अपना अस्तित्व होगा, इसका अपना अस्तित्व होगा, इसका, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होंगे और किसी जीवन की किसी एक घटना के बारे में उसका वर्णन होगा। तो ये अंतर आप समझेंगे। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? जो बिहारी के दोहे थे भाई, उन दोहों का उर्दू भाषा में उन्होंने उर्दू भाषा में वही दोहे लिख दिए अनुवाद के। जैसे आप करते ना, जैसे आप बचपन में पढ़ते तो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना पढ़ते थे हम बचपन में, तो वही बात है कि जो इनके दोहे थे हिंदी में थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में किसने अनुवाद कर दिया? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू में अनुवाद कर दिया उनके दोहों का, ये याद रखेंगे। बिहारी सच्चाई में कितने दोहे हैं भाई? ये प्रश्न बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 713, देखो कहीं आपने देखा होगा 713 और कहीं आपने देखा होगा 719। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा, ये दोनों ही ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल पक्का होगा कि मैम ये दोनों ठीक है, तो हम परीक्षा में आ जाए तो कौन सा ठीक करें? तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगे, ऐसा कभी आज तक मैंने नहीं देखा है। अगर देखो, या तो आपको 713 ही मिलेंगे या फिर आपको 719, दोनों में से एक मिलेगा, लेकिन आपको याद दोनों करने हैं। अगर 719 आए जो 719 कर देना, 713 आ जाए तो 713 कर देना। इसके साथ ही एक प्रश्न और भी बताऊंगी, एक नहीं बल्कि दो बताऊंगी। 602 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ श्रृंगार के बारे में लिखा गया है, श्रृंगार के बारे में 600। बाकी कितने बचे? 115 बच गए ना, मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है, आप ध्यान रखना। 115 के आसपास बच गए, तो नहीं 113 बच गए, 713 थे तो 113 बच गए। तो उसमें क्या है कि उसमें आपके क्या है, कुछ करुण रस के बारे में है, कुछ वीर रस के बारे में है, तो बाकी के जो 113 बच गए वो अन्य हैं। और जिसमें सिर्फ 713 में से 602 ऐसे हैं जो सिर्फ श्रृंगार के बारे में है। ये भी आप ये देखो, बिहारी सच्चे में लगभग कितने दोहरे श्रृंगारी का? 600 भी। ध्यान दिया, अगला ही प्रश्न था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन आप दे दो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा याद हो गया आपको। बिहारी सच्चे में लगभग कितने दोहे हैं श्रृंगारी के? 600 हैं। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? राधा चरण गोस्वामी। अब देखना भाई, वहाँ यहाँ तो नहीं दिया गया, वहाँ पक्का ये मिलेगा रामचंद्र शुक्ल। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कहीं आया रामचंद्र शुक्ल कर दे तो ले, अरे भाई रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है, बहुत आलोचना समालोचना की है, लेकिन ये नहीं कि हर जगह आप रामचंद्र शुक्ल लिख के अपना एक नंबर काट दो। ध्यान से पढ़ा करो, उन्होंने भी बहुत आलोचनाएं लिखी है। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से, पीयूष मतलब अमृत, अमृत की वर्षा करने वाला, तो राधा चरण गोस्वामी ने की है, ये याद रखेंगे। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? जॉन गिलक्राइस्ट, रेवेंड एडविन ग्रिप्स, डॉक्टर ग्रियर्सन, मैक्स मुलर। तो इसके रहेंगे रेवेंड एडविन ग्रिप्स। भाई देखो ध्यान दीजिए, उन्होंने वह हमारे देश के थे नहीं, नाम से प्रतीत हो रहा है, थे कोई अंग्रेज। अब उन अंग्रेजों को क्या पता कि ये क्या कितना करुण रस, कितना श्रृंगार रस, कितना वियोग रस है, उनको कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो आया बस वही कह दिया कि शब्दों का चतुर, बिल्कुल उन्होंने शब्दों का बस प्रयोग किया और कुछ नहीं किया है। और इतनी गहराई में उन्होंने लिखा कि उन्होंने शब्दों के प्रयोग करने का चतुर के मतलब उनको ज्ञान है बस, और कुछ नहीं है। तो एक तरह से उनकी रेवेंड एडविन ग्रिप्स ने उनकी गहराई से उनको अनुभव नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया भी, अंग्रेज या कुछ भी बोल दें। रणनीत भृंग घंटावली जरित दानदन में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो भाई इसमें वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है इन पंक्तियों में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध रहेगा बच्चों ब्रज भाषा से। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने। ये प्रश्न भी आया हुआ है बिहारी के। देखो नाम से जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हैं ना तभी प्रतीत हो जाता है कि प्रश्न में कितना दम है। पढ़ो ना तो ये आप मूल्यांकन किया करो, अपने आंकलन किया करो कि ये प्रश्न आ सकता नहीं। अगर ये नहीं भी आया ना तो आने की संभावना है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। कुछ यूनिक से प्रश्न होते हैं ना, अलग से होते हैं, वो अपने आप ही पता चल जाता है कि आने की संभावना है।
तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति की वर्ण दृष्टि से अद्वितीय कवि। बहुत बार परीक्षा में आया कि रीतिकालीन में प्रकृति के बारे में कौन लिख रहा था। प्रकृति के बारे में लिखा था सेनापति ने, और वीरता के बारे में लिखा था, राष्ट्रीयता के बारे में लिखा था, राष्ट्रभक्ति के बारे में लिखा था भूषण ने। किसने? भूषण ने। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न करने कवि कौन है भाई? श्लेष चमत्कार यानी श्लेष अलंकार, जिसमें एक शब्द एक बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द के दो अर्थ चिपके होंगे। तो ये आप सभी जानते हैं, जिनके बारे में अभी हम कह रहे थे कि कौन थे? सेनापति। ऊपर हमने पढ़ा ना सेनापति। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना देव से की गई। किससे की गई? देव से की गई है। ये बच्चों हम रोज मैं आपको 70% तो वैसे करवा रही हूँ, इसके साथ ही कम से कम 30% मैं बोलकर भी करवा देती हूँ। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो 30% मैं बोलकर, यानी लगभग मैं आपके 100% प्रतिदिन तैयारी करवा देती हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप देखते भी हो कि मैं जो 70% तो लेकर आती हूँ, इसके साथ ही मैं 20-30 कम से कम ज़्यादा ही परसेंट, यानी कि लगभग 30% 100% आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। और इसी प्रकार चाहते हो कि परसेंट डेली होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो भाई, किसी और का भी भला हो जाए। शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? पहली बात तो ये शिव सिंह सरोज है, ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? तो वहाँ है 72 को। देव के 72 जो ग्रंथ थे ये शिव सिंह सरोज में मिले हैं, प्रकाशित हुए हैं शिव सिंह सरोज में। ठीक है, मिले हैं, मतलब उन्होंने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख किया। ये आप याद रखेंगे। कविवर देव का वास्तविक नाम भाई देवदत्त, बहुत बार आया, इसको भी याद रखेंगे। देवदत्त है कविवर देव का वास्तविक यानी असली नाम जिसको आप बोलते हो। नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि है। नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवि है देव है भाई। नायिका भेद, नायिका नारी के बारे में सबसे पहले, प्रौढ़तम मतलब सबसे पहले कौन से आचार्य जो लिख रहे थे? तो देव ने लिखा सबसे पहले। नायिका भेद वर्ण की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं। नायिका भेद वर्ण की सुख सागर के बारे में पूछा गया है, तो देव कवि की रचना है सुख सागर। तरंग भी याद रखेंगे सुख सागर तरंग। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी है बच्चों, बहुत बार आई, ये भी पद्माकर की है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं कह रही हूँ कि इसी प्रकार से हमारी क्रमबद्ध क्लास रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखना देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है। कविवर देव रीतिबद्ध कवि थे, ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे थे, इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए थे और इनमें नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। तो ये देखेंगे आप, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। कविवर देव रीतिबद्ध थे, आश्रयदाताओं के बहुत आश्रयदाताओं में घूमे हैं ये, इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित है, ये भी ठीक है। और नायिका भेद का वर्णन नहीं किया, नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नायिका भेद साहित्य की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हमने आदिकाल को संपूर्ण पढ़ लिया है, भक्ति काल को भी संपूर्ण पढ़ लिया है। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी हिंदी साहित्य की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। तो ये किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जिसमें हिंदी साहित्य आता हो, तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम संपूर्ण कोर्स कर रहे हैं हिंदी का, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस में हिंदी व्याकरण प्लस एनसीईआरटी, और ये सभी हम निःशुल्क कर रहे हैं।
इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। जब आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी तरह से जैसे ही हमारा साहित्य संपूर्ण होता है, इसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम गत वर्षों के आए हुए प्रश्न करवा दो। जिसको गत वर्षों के आए हुए प्रश्न करने हैं वो मैंने काफ़ी करवा रखे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको गत वर्षों के पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैंने 60% कोर्स, लगभग बोल रही हूँ, संपूर्ण नहीं कहूँगी, लगभग 60% कोर्स पीजीटी का, एनसीईआरटी का करवा दिया है। तो ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैंने टेलीग्राम पर ये जो भी पेपर हुए हैं गत वर्षों के, वो टेलीग्राम पर डाल दिए, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और कुछ वीडियो मैंने हिंदी व्याकरण की भी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, किसी को वो देखनी है। इसके साथ ही अगर आप मेरे शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका संपूर्ण कोर्स उचित समय पर और कंप्लीट करवा दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम प्रतिदिन लगभग माफ़ कीजिए, प्रतिदिन हम 70 प्रश्न पढ़ रहे हैं। 140 प्रश्न हमने रीतिकाल के पढ़ लिए हैं। अब हम 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 141वें प्रश्न की तरफ। देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की? प्रश्न आपका है, देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की? भाव विलास, रस विलास, जाति विलास, नीति शतक। तो बच्चों देव कवि ने सबसे पहले भाव विलास की रचना की। 1 मिनट आपका लेना चाहूँगी, क्योंकि देखो जो भी आपके कवि, लेखक हैं, लेखिका हैं, तो उन्होंने जो भी प्रथम बार लिखा है, यानी अपने इतिहास में, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे कहीं पर आपको प्रथम शब्द मिल जाए, वो आप अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अपने आप में प्रथम महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है। कौन सा कारण देव कवि को अधिक प्रभावशाली बनने से रोकता है? भाई इसमें क्या है, आचार्य बनने से, यानी कौन सा कारण है कि देव कवि अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? क्या पूछा गया है? रोकता है। चमत्कार प्रदर्शन, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास, परंपरागत मान्यताओं का समर्थन, विषय की विविधता। तो बच्चों आपका उत्तर रहेगा बी, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास। आगे बढ़ते हैं। साहित्य आनंद किसकी रचना है? देव कवि की है, वृंद कवि की है, ग्वाल कवि की है, गोप कवि की है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ग्वाल कवि। क्या नाम है रचना का? साहित्य आनंद। किसकी रचना है? ग्वाल कवि की। देखो अब क्या है, जो ऐसे ग्वाल एक लेखक का नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो ये भी आपको, जैसे ग्वाल है, ग्वाल किसे कहते हैं? जो गौ चराते हो, यानी कि सिर्फ गऊ चराते हो। ये वैसे नाम ये हो गया है, मतलब रूढ़िगत हो गया है कि गौ चराने वाला ग्वाल बोलते हैं, लेकिन वो कोई भी पशु हो, चाहे वो भेड़ बकरी हो या भैंस हो, तो उसको ग्वाला बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे साधारण भाषा में तो वो कहूँगी कि जैसे वो बड़े आनंद में क्या होता है, गीत गाते रहते, बड़े आनंद में होकर झूम उठते हैं, क्योंकि भैया अपना टाइम पास भी तो करना होता है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक अपने पशुओं को चराते, तो वो क्या है, आनंद में होकर गाना गाते हैं। तो आप ऐसे ट्रिक से याद करते हो कि जो ग्वाल है वो साहित्य का आनंद ले रहे हैं बड़े मस्त होकर, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। रीतिकाल काव्यांग निरूपण के अर्थ में सर्वाधिक ग्रंथ है। भाई सर्वाधिक ग्रंथ क्या है? रीतिकाल काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक छंद विवेचन है, गुण विवेचन है, शब्द विवेचन है, छंद विवेचन, गुण विवेचन, शब्द शक्ति विवेचन, रस विवेचन। तो इसमें पूछा गया है कि रीतिकाल काव्यांग निरूपण के अंदर सर्वाधिक ग्रंथ है, तो भाई सर्वाधिक ग्रंथ आपका उत्तर रहेगा रस विवेचन। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। भाई जो जुड़ता है वो तो हम जोड़ सकते हैं ना, जैसे रीति से रह से रीति, रह से रस विवेचन, सर्वाधिक ग्रंथ इसी में लिखे गए थे रीतिकाल में रस विवेचन पर। अब आता है रस नदी का वास्तविक नाम।
इसको आप IMP लगा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है और पूछा जाता है। रस निधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। क्या बच्चों? पृथ्वी सिंह है रस निधि का वास्तविक नाम। रतन हजारा के रचनाकार कौन है? तो रतन हजारा के रचनाकार रहेंगे रस निधि। ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो, जो जुड़ते हैं उसे जोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं और कितने इतने प्रश्न, इतनी रचनाएं कि दिमाग में से निकल जाते हैं, तो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम जहाँ से जुड़ता है वहाँ जोड़कर याद करोगे तो आपको वहाँ परीक्षा में आपको याद करने में परेशानी ना होगी। तो र से रतन और र से रसनिधि आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि रूप में विख्यात है। ये भी बार बार परीक्षा में आया बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीति सिद्ध, देखो बच्चों, विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को 3 भागों में बांटा था। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। उसमें क्या है, इसमें एक बांटा था उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे जो हमारे देव कवि हैं ये भी आते हैं, केशवदास है। रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं और इसके साथ ही अपने आते हैं द्विज देव आते हैं, और रीति मुक्त घनानंद आलम बोधा ये आते हैं। तो ये आचार्य विश्वनाथ ने कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था रीतिकाल को, ये याद रखेंगे। कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब पूछा गया है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि रूप में, अब ये रीति सिद्ध ध्यान रखिए, रीति के अंतिम कवि रूप में पूछा गया है, तो बच्चों अंतिम कवि रूप आपका उत्तर होगा द्विज देव। अब क्या है, कुछ बच्चों को रीति सिद्ध काव्य धारा में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहारी याद कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान दें बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि थे। इसमें कोई औचित्य नहीं है, वो बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वही है, इनके साथ और भी हुए हैं जिसमें द्विज देव आते हैं जो कि अंतिम है। रीति सिद्ध काव्य धारा के बिहारी प्रमुख है, लेकिन जो अंतिम पूछा गया है, यहाँ प्रश्न का अर्थ समझे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप तुरंत बिहारी को लगाओगे। बिहारी है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है, लेकिन बच्चों वो अंतिम नहीं है। अगर आपसे अंतिम पूछा जाए तो आप द्विज देव को लगाना निशान, अगर आपसे प्रमुख पूछा जाए या प्रसिद्ध पूछा जाए तो बिहारी को लगाना। तो इस प्रश्न का अंतर आप अवश्य समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा है, तो खड़ी बोली है, राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा अवधी है। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो आलम की रचना है। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? आलम की है। अब इसकी भाषा पूछ ली गई है कि माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है, तो भाषा इसकी रहेगी अवधी। तो इतना तक याद होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य, ये हमारे चैनल का नाम थोड़ा सा आ गया, तो ये तो आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, मतलब देखने में, लेकिन मैं बता देती हूँ। खंड काव्य श्याम स्नेही की रचयिता है। खंड काव्य श्याम स्नेही की रचयिता बच्चों आलम है, बोधा है, घनानंद है, सेनापति है। तो इसका उत्तर रहेगा आलम है खंड काव्य। पहली बात तो ये श्याम स्नेही किसकी रचना है? आलम की है। फिर क्या है? ये खंड काव्य है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इश्कनामा बिरई सुभान दंपति विलास के रचनाकार कौन है? तो इसको आप इतना याद रखेंगे, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो इश्कनामा के होंगे बोधा। और एक आता है बच्चों इश्कलता, यहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इश्कलता, लता क्या होती है? घनी होती है। लता क्या होती है? घनी। तो ये रचना किसकी है? घनानंद की। और इश्कनामा, अगर नामा आ जाए तो इश्क में नाम पड़ गया क्या? बोधा। इश्क में नाम पड़ गया बोधा। और इश्क की लताएं कैसी होती है? घनी। तो ये हो गए घनानंद और इश्कनामा के होंगे बोधा। आगे बढ़ते हैं। बोधा कर्त वीर्य वारिस किस प्रकार की रचना है? अभी बोधा की क्या है? वीर्य वारिस है। वीर्य वारिस किसकी रचना है? बोधा की है। ये भी आप याद रखेंगे। तो बच्चों बोधा की जो वीर्य वारिस रचना है, ये मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा प्रबंध काव्य। अब देखो प्रबंध काव्य में भी 2 आते हैं, एक महाकाव्य आता है और एक आता है खंड काव्य आता है।
ठीक है। प्रशस्ति काव्य उसे कहते हैं जो प्रशंसा के लिए लिखा जाता है, जैसे राजा महाराजा। चंपू काव्य उसे कहते हैं जो गद्य और पद्य में दोनों का मिश्रित रूप है। यानी गद्य में होते हैं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, और पद्य में बच्चों होती हैं कविताएं। जैसे ये इसका उत्तर रहेगा फिर प्रबंध काव्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति है राज दरबारी संस्कृति, धन प्राप्ति कामना, सुजान शुभान। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका बोधा की शुभान। अगर यहाँ घनानंद होता तो यह सुजान इसका उत्तर होता, घनानंद होता तो इसका सुजान उत्तर होता, लेकिन क्या है बोधा की शुभान। अब शुभान इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसे कहीं शुभान लिख दिया गया है, कहीं शुभान लिख दिया गया है, लेकिन क्या है ये दोनों ही नाम एक ही महिला के हैं जो बोधा की प्रेमिका थी। ये भी एक नर्तकी थी, सुजान भी एक नर्तकी थी, ये क्या है घनानंद की प्रेमिका थी। अगर यहाँ आता कि घनानंद की प्रेरक शक्ति कौन है तो सुजान है, बोधा की प्रेरक शक्ति कौन है शुभान है। दोनों ने ही अपनी प्रेमिकाओं के लिए रचनाएं लिखी हैं। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है तो गंगा अवतरण कौन रहेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका उत्तर रहेगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब आगे बढ़ते हैं। वीर सतसई के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वियोगी हरि है, बिहारी है, कृपाराम है। तो बच्चों वीर सतसई, वैसे वीर सतसई वैसे वियोगी हरि, ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे वीर सतसई वैसे वियोगी हरि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों का काल क्रम सही सुम्मिलित करें। भाई पहले कौन है, सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा, ये आपको याद करना है। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों सी, पहले कृपाराम आएंगे, फिर केशव, सेनापति, फिर बिहारी। फिर वही कालक्रम की दृष्टि, देखो बच्चों पीजीटी में 1-2 प्रश्न कालक्रम की दृष्टि से आ सकते हैं। हाँ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में खूब आते हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी में इतने नहीं आते हैं। फिर भी आप याद दे रखा है तो याद कर लीजिए। इसका रहेगा सुधा निधि, रस रहस्य, रसायन, काव्य निर्णय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। देखो भाई संपूर्ण कोर्स कंप्लीट फ्री में करवाया जा रहा है। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डी इसका रस प्रबोध, सुधा निधि, जाति विलास, ललित ललाम। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये मैंने पहले निशान लगा रखा था जब मैंने तैयारी की थी, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे आप मैंने ये मिटाना, मतलब वैसे मैंने काफ़ी मिटा दिए लेकिन ये नहीं मिटा। केशवदास रसिक प्रिया की रचना, मतीराम ललित ललाम, भूषण शिवा बावनी और देव कवि भावविलास। अब देखो यहाँ आप देखिए, भावविलास भूषण की प्रथम रचना है। भावविलास क्या है, माफ़ कीजिए, भावविलास देव की क्या है, भावविलास प्रथम रचना है। रसिक प्रिया क्या है, केशव की। प्रिया ज़्यादातर आते हैं ना, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, तो ये प्रिया केशव की रचनाओं में लगते हैं। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मति ललाम ललित ललाम, यहाँ से मैं लास्ट में आ रहा है या मैं शुरू में आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। भूषण क्या है, अपने इनके आश्रय दाता में रहते थे, यानी जो इन राज दरबार में रहते हैं, कि शिवाजी और छत्रसाल के, इन्होंने छत्रसाल दशक जैसे उनकी प्रशंसा में एक रचना और याद कर सकते हैं। छत्रसाल दशक ये किसकी है, भूषण की। शिवा बावनी इसने शिवाजी की प्रशंसा पर लिखा है। इस प्रकार से देव भावविलास की प्रथम रचना है, तो इसका ये बी आएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर सतसई और बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका, बिहारी सवैया, ये भाई मिलान करना आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वीर सतसई किसकी है, वियोगी हरि की है। बिहारी रत्नाकर किसकी है, रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो यहाँ भी लास्ट में रत्नाकर आ रहा है, यहाँ भी रत्नाकर आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी, देखो ल से लाल और ल से लल्लू लाल जी, ल से दोनों जुड़ रहे हैं, लल्लू लाल जी। बिहारी सवैया ये कृष्ण कवि की है, बिहारी से। देखो बच्चों हर जो रचना होती है ट्रिक से याद नहीं होती हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी होती है कि कुछ रचनाएं ऐसे, जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से भी आप याद कर सकते हैं, या कोई और लॉजिक लगा, बहुत सी रचनाएं हैं जो आप याद तो कर लोगे लेकिन परीक्षा के समय आप भूल जाओगे। तो इसलिए लॉजिक, कुछ रचनाएं आप लॉजिक से ट्रिक से भी याद किया करो, ताकि आपके दिमाग में इतना दबाव भी ना पड़े दिमाग में, और आपके अच्छे खासे नंबर भी आ जाए। ठीक है,
तो कुछ तो ट्रिक लगा लिया करो थोड़ी बहुत। आगे बढ़ते हैं 160 प्रश्न की तरफ। ये भी कालक्रम की दृष्टि से सही, इसमें रहीम सबसे पहले आएंगे, फिर देव, फिर पद्माकर, फिर प्रताप शाही आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म असंगत है, भाई यहाँ गलत देखना है। रसविलास देवकवि, व्यंग्यात कौमुदी पद्माकर, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, रसराज मतीराम। तो इसमें गलत असंगत, ये मैं हर प्रश्न में इस प्रकार का आता है या हर वीडियो में बोलती हूँ कि गलत है, असत्य है, असंगत है, सत्य है। तो इसको आप प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप प्रश्न के नीचे अपनी अंडरलाइन लगा लें कि प्रश्न में पूछा क्या गया। क्योंकि बहुत से बच्चो61 की ये शिकायत होती है, घर आके मेरे आते होते 4-5 गलत हो गए, तो उनकी यही गलती होती है कि वो असावधानी बरतते हैं। तो बच्चों इसका रहेगा आपका 161 का बी। व्यंग्यात कौमुदी पद्माकर की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, प्रताप शाही की रचना है। किसकी, प्रताप शाही की रचना है, शाही, प्रताप शाही की रचना है। व्यंग्यात कौमुदी पद्माकर की रचना नहीं है। रस विलास देव, ज़्यादातर जो है विलास आती हैं, मैं 95% कहूँगी, एक आध रचना और भी किसी की हो सकती है। तो ज़्यादातर 95% रस विलास लगता है वो देव कवि की, जैसे जाति विलास है, भाव विलास है, रस विलास है। श्रृंगार निर्णय किसके, भिखारीदास की। रसराज किसकी है, मतीराम की। लेकिन व्यंग्यात कौमुदी किसकी है, प्रताप शाही की है, प्रताप शाही की। अब आगे बढ़ते हैं 162वें प्रश्न की, भाषा भूषण ये भी असंगत पूछा गया, कौन सा युग में असंगत है, यानी गलत है। भाषा भूषण जसवंत की, ललित लला मतीराम की, कवि कुल कंठाभरण भूषण की। तो बच्चों यही गलत है, कवि कुल कंठाभरण इसमें क्या है, भूषण की नहीं है, बल्कि किसकी है, दुल्लह कवि की है। दुल्लह कवि की है, कवि का नाम है दुल्लह, कहीं आप इसको दुल्ला समझ लो। कवि कुल कंठाभरण दुल्लह की है। पद्माभरण पद्माकर की है। ललित ललाम मतीराम की। ललित ललाम काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, इसे ध्यान से याद करेंगे। ललित ललाम मतीराम की। भाषा भूषण जसवंत की है और कवि कुल कंठाभरण दुल्लह की है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा युग्म असंगत है, फिर गलत पूछ लिया गया। छंदमाला केशवदास की है, बिल्कुल सही है। छंदसार मतीराम की, ये भी सही है। और वृत्त विचार, इसमें क्या है, वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की है। डी है, ये गलत हो जाएगा। छंदोण पिंगल वृंद की नहीं है, बल्कि छंदोण पिंगल किसकी है, भिखारीदास की है। बच्चों किसकी है, भिखारीदास की रचना है। छंदोण पिंगल भिखारीदास की रचना है, ये वृंद की नहीं है। छंदसार मतीराम की है। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की है। छंदमाला केशवदास की है। आगे बढ़ते हैं, रसिक प्रिया बोधा सुधा निधि तोष, रस सारांश भिखारीदास और रस प्रबोध रसलीन। तो इसमें क्या है, इसमें भी असंगत गलत का चयन करना है, गलत कौन सी है। तो बच्चों इसमें क्या है, पहली ही रचना इसमें गलत है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऊपर मैंने प्रश्न करवाया कि जहाँ प्रिया प्रिया लगता है वो किसकी रचना है, केशवदास की है। जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जहाँ पर प्रिया प्रिया लगता है वो ज़्यादातर केशवदास की रचना है, ये बोधा की नहीं है। सुधा निधि तोष कवि की बिल्कुल ठीक है। रस सारांश भिखारीदास की, ये भी ठीक है। रस प्रबोध रसलीन की, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मिलान करना भाई। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है, काव्य कल्पद्रुम रहेगी आपकी सेनापति की, काव्य कल्पद्रुम सेनापति की। सतसई की टीका आपकी है कृष्ण कवि की, सतसई की टीका कृष्ण कवि की है। रतन हजारा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रसनिधि की, रैसे रतन हजारा रैसे रसनिधि। श्रृंगार लतिका किसकी है, द्विज देव की है, श्रृंगार लतिका द्विज देव की है, जो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की, सतसई टीका कृष्ण कवि की, रतन हजारा रसनिधि की, श्रृंगार लतिका द्विज देव की। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राधिका कन्याई सुमरीन को बहानू, कुंदन को रंग फीको लगे, दारा की न दोरी दारी ने खुजबे, बैनन में बागन बगरियो बसंत। तो बच्चों ये रहेंगी आपकी 166 का प्रश्न आपका रहेगा। ये आपका ए से मिलेगा, ए का रहेगा भिखारीदास। राधा कन्याई सुमरीन को बहानो भिखारीदास। कुंदन को रंग फीको लागे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ।
कुंदन को रंग फीको लगे, ये आपकी रहेंगी किसकी, मतीराम की रहेंगी। कुंदन को और कन्याई ये भिखारी दास की रहेंगी। इसके साथ ही दारा की न दोरे रारी खुजबे की, ये आपकी रहेंगी भूषण की। और बनन ने बागन बगरियो बसंत, ये आपकी रहेंगी सेनापति की, ये सेनापति की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राधा कन्या सुमरिन को भानो भिखारी दास, कुंदन को रंग फीको लागे मतीराम, दारा की न दो रारी ने खूबे ये भिखारी दास, और बनन में बागन बगरियो ये रहेंगे आपके सेनापति। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर लेंगे। अब बढ़ते हैं 167 प्रश्न की तरफ। देखी दोपहरी जेठ की छाई चाहती छाप, लोगन कवित की वो खेल करी जानो, अति सुदोषने को मारक तुलसी गंग दुबे सुकिन के सरदार। तो ये भी मिलान, देखो बच्चों मिलान वाले प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तो ये कि एक दो आपको आते हों अच्छी प्रकार से, तो उनसे ही आपके काफ़ी प्रश्न ठीक हो सकते हैं। और दूसरे क्या है कि इसको याद करते हो ना तो 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो कई बच्चों को लगता है ना कि मुश्किल है, तो ये आपके लिए आसान है और ये आपको नंबर दिलाने का काम भी करते हैं। देखी दोपहर जेठ की छाई चाहती छा, तो ये बच्चों आपकी रहेंगी बिहारी की, बिहारी की पंक्तियाँ। देखी दोपहर जेठ की छाई चाहती छा, मतलब दोपहर की जेठ में ये क्या है, सबको छाया की चाह होती है। जेठ यानी जब गर्मी का महीना होता है तो कितने कड़ाके की धूप पड़ती है। लोगन कवित के वो कली करी जानो, तो ये आपकी 167 का आपका बी का उत्तर रहेगा ठाकुर की, ठाकुर रहेंगे। अति सुदोषने को मार्ग, अति सुदोषने को मार्ग रहेगा आपका घनानंद, ये अति सुदोषने को मार्ग रहेगा आपका घनानंद। तुलसी गंग दुबे सुखविन के सरदार, ये रहेंगे आपके भिखारी दास, ये आपके तुलसी गंग दुबई सुकिन के सरदार आपके रहेंगे भिखारी दास। देख दोपहरी जेठ की छाई चाचा, तो ये बिहारी की। लोगन कवित खेलो बकरी जानो, ठाकुर की। अति सुदोषने को मार्ग IMP लगा ले, काफ़ी प्रसिद्ध है रचना, मतलब रचना तो के पंक्तियाँ, तो ये घनानंद की रहेंगे। अति सुदोषने को मार्ग घनानंद की। तुलसी गंग दुबे सुकिन के सरदार आपके भिखारी दास की। अब बढ़ते हैं 168 प्रश्न की तरफ। उजरनी बसी हमारी अखिया देखो, जानी प्रत्यकाक पिक वसंत के माही, इंद्र जिमी जम्ब पांडव सुब्रम, नवरस सब संसार में नवरस में संसार। तो ये पंक्तियां भी आपको मिलान करनी है। उजरन बसी हमारी आख्या देखो, ये आपकी रहेंगी घनानंद की। जानी प्रत्यकाक पिक बसंत ऋतु के माही, ये आपकी रहेंगी वरंद कवि की। और इंद्र जिमी जंब पर बाडे शुभम, ये आपकी रहेंगी भूषण की। और नवरस सब संसार में नवरस में संसार, ये आपकी रहेंगी किसकी, देव कवि की रचना रहेंगी, पंक्तियाँ रहेंगी। तो ये आप इसे मिलान कर लेंगे अच्छी प्रकार से, वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। और इसका उत्तर रहेगा फिर आपका C। अब एक ये देखो बच्चों 169 से लेकर 200 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए काव्य कथन दिया गया। इसके रचयिता 4 नाम दिए हैं, उनमें से एक सही आपको सही, इसमें क्या है सही भी, अब तक आप गलत चयन करे थे, अब सही का करना है। काव्य की रीति सुक्वीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, काव्य की रीति सुक्वीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये पंक्तियाँ आपको देखनी किसकी हैं, भिखारी दास की हैं। थोड़े कर्म कर्म ते कही अलंकार की रीति, तो ये आपकी रहेंगी दुल्ले की हैं। भूषण बिनु ने विराजे कविता वनिता मीत, ये रहेंगे आपकी केशवदास की। जैसे यहाँ आप कविता से कैसे कविता कैसे केशवदास भी पकड़ सकते हैं। भूषण बिनु ने विराजे कविता वनिता मीत केशवदास की। अब विदा उत्तम कवि मध्य लक्षण लिंद, ये दोनों ही पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी गई है, ये आप IMP लगाकर इन्हें अवश्य याद कर लें। तो इसका रहेगा केशवदास, और नीचे वाले 172 का रहेगा देवकवि। अभिता उत्तम कवि मध्य लक्षण लिंद देवकवि की। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल के सुमन जंगुला, सोए तन छवि भारी दे, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये आपके रहेंगी देवकवि की। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार में युगल सार श्रृंगार,
तो ये पंक्तियाँ आपकी रहेंगी 174 की देव कवि की हैं। देव में बखानी 3 लोकल को ठुकरानी, ये आपकी रहेंगी पंक्तियाँ। 175 का रहेगा आपका सेनापति। तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना, तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना रहेंगे सेनापति। फागु की बीर अमरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, तो ये आपकी रहेंगी पद्माकर की। फागुन की बीर अमरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, क्यों न आखिन तो निशंग हवि मोहन तन पानी पीजे, तो ये पंक्तियाँ आपकी रहेंगी बच्चों डी मतीराम की। देखो बच्चों सारी पंक्तियाँ अगर आपको याद नहीं हो रही है तो जो मुख्य मुख्य पंक्तियाँ वो तो आप अवश्य याद करें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ली जाती है। और ये स्टेट की तरह भी नहीं है कि आपको 90 नंबर लेने हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल है, बोर हो रही तो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आपकी नौकरी का सवाल है। डेल सो बना आयत मेलत सभा के बीच लोगन कवित खेबो कली करी जानो, तो ये आपकी पंक्तियाँ रहेंगी ठाकुर की। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका मिलान भी किया था। लोग लागी कवित बनाओ तो मोहि तो मेरी कवित बना, इसको भाई IMP लगा ले, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है। इसका मतलब है लोग तो कविता बनाते हैं लेकिन मुझे तो मेरी कविता बनाती, ये कथन है घनानंद का। हैवी है गरीब भाग उगरी, हैवी है गरीब भाग उगरी, तो ये पंक्तियां हैं आपकी घनानंद की। आनंद विदान सुखदानी दुखदायनी दे, तो ये पंक्तियां आपकी रहेंगी 182 की घनानंद की, कि आनंद विदान सुखदानी दुख यानी दे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ साचे चली तज आपनो झिझक कपटी जे निशांक नहीं, यहाँ साथ चले तजी आपन पो, इन्होंने झिझके कपटी जे निशांक नहीं, तो ये पंक्तियाँ आपकी रहेंगी घनानंद की। उन्होंने कहा है कि जो प्रेम करता है उसके क्या है, उसे कपट से प्रेम नहीं चलता, उसे अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है प्रेम के प्रति, और एक जो है ना कांटे की धार पर चलना, या कपट का कोई स्थान नहीं है, ये घनानंद ने प्रेम के लिए बोला है। बिजुरे मिले मीन मतंग दशा, कहाँ मोजिए गति परसे, बिजुरे मिले मीन पतंग दशा, कहाँ मोजिए गति को परसे, तो ये पंक्तियाँ रहेंगी आपकी घनानंद की। देह देने रहे सुधि गे की, भूली उन्हें को नाम न लीजिए, 185 ये घनानंद की। भाई घनानंद की काफ़ी पंक्तियाँ आ रही हैं, इसे आप याद करें, ये आप IMP लगा लें, ये जरूर याद करें, मैं IMP बोलूँ वो जरूर याद करें। ये प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार के धावन पो चलनो, तो ये रहेंगे आपकी बोधा कवि। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो प्रेम का मार्ग है वो आसान नहीं है, वो तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए ऐसी तलवार होती तो इसकी धार कितनी मतलब कि सुई के नोक से भी ज़्यादा पतली होती है, तो इस पर चलना मतलब इस पर सावधानी या सेफ से चलना मुश्किल है, क्योंकि इस पर चलेगा जो इंसान तो वो कटेगा, जाहिर सी बात है कटेगा। तो वही बात है कि जो प्रेम के मार्ग पर चलता है वो आसान मार्ग नहीं है, वो बड़ा कठिन मार्ग है, उसे अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है। ये बोधा ने कहा कि प्रेम कथ कराल माई, ये आसान मार्ग नहीं है, ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है। तो ये बोधा की रचना है, ये मतलब पंक्तियाँ हैं। काम कंदला सीत्रिया नर माधव सो होए, तो ये पंक्तियाँ आपकी बोधा की। काम कंदला सीत्रिया नर माधव सोए बोधा की हैं। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो गंजी कविते बखान, तो ये पंक्तियाँ आपकी रहेंगी ब्रजनाथ की। आगे देखो भाई, ये जरूरी नहीं कि आपको थोड़ी मुश्किल लगे वो आप याद ना करें, वो ना आए, वो भी आ सकती हैं, आप इसलिए अच्छी प्रकार से याद करें। सिवा जो न वो सुने तो कौन सब की, सिवा जो न वो सुन सब की, तो ये पंक्तियाँ रहेंगी आपकी भूषण की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली शो बंदो आगे कौन अवाल। तो सबसे पहले मैं इसमें अलंकार पूछूंगी, क्योंकि बार बार ये पंक्तियाँ देखकर अलंकार पूछ लिया जाता है। तो इसमें रहेगा अन्योक्ति प्रकाश अलंकार, अन्योक्ति यानी अन्य के बाद। इसमें क्या है कि जो जैसे बिहारी जो है जयसिंह के दरबार में रहते थे, तो उनकी एक रानी थी। एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से।
तो वो बहुत ही मतलब कहने का मतलब कि वो यौवन को प्राप्त नहीं हुई थी, उसकी उम्र बहुत कम थी, नहीं लगभग आप 16-17 साल निकाल लीजिए। तो राजा की उम्र ज़्यादा थी, कि उस समय राजा रानियाँ बहुत सी रानियाँ रखते थे, बहुत ज़्यादा विवाह करते थे, पता नहीं कितनी कितनी रानियाँ रखते थे। तो जो उनकी रानी थी, नई रानी थी, तो उसकी उम्र कम थी और राजा बिल्कुल अपने राज दरबार से कट गए थे, अपने ज़्यादातर समय अपनी रानी के साथ ही बिताते थे। तो इस समय बिहारी को ये लगा कि जो राजा तो बिल्कुल खोए हुए हैं और राज दरबार का क्या होगा। तो उन्होंने ये दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, मतलब कि अभी तो जैसे फूल होते हैं, जो फूल खिलने से पहले छोटे छोटे ये आते हैं, तो इसको वो बोलते हैं पराग बोलते हैं, खिलने से पहले पराग, यानी अभी तो फूल खिला भी नहीं है, पराग आता है, खिलने से पहले पराग आता है। तो वही उन्होंने कहा है कि अभी तो रानी किशोर यानी युवा अवस्था को प्राप्त भी नहीं हुई है, यानी किशोर अवस्था में नहीं पराग नहीं मधुर और अब नहीं विकास ही काल, अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ है, यौवन को प्राप्त नहीं। अभी से आप इतने राज दरबार के प्रति कट गए हो और रानी के साथ समय बिताते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपके राज दरबार के लिए कोई भी राजा आक्रमण कर सकता है और आपका राज दरबार छीन सकता है। तो ये सचेत करने के लिए उन्होंने लिखा था नहीं विकास ही काल, अभी तो इसका विकास ही होना, अभी तो एक कली है, फूल खिला भी नहीं, अभी तो कली, आगे कौन वाला, अगर जब ये फूल खिलेगा तो आगे क्या होगा। तो इस पर ये पंक्तियाँ कही है बिहारी ने। और कहा जाता है कि ये पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी तो राजा काफ़ी प्रभावित हुए, एक तरह से उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी। तो उन्होंने क्या है, उनको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर इन्हें सम्मानित किया था। इस दोहे पर कहा जाता है गुरु कहो राम भजन को मोही लागत राज डगर सो, गुरु कहो राम भजन को मोही लागत राज डगर सो। तो ये पंक्तियाँ रहेंगी बच्चों ब्रजनाथ की। आगे बढ़ते हैं, इति आवत चली जात 6-7 हाथ। तो ये पंक्तियां हैं जैसे कि एक नायिका है और एक नायिका है। जो नायिका है वो विरह में इस तरह नायक के विरह में इस प्रकार से तड़प रही है और इतनी पतली हो गई है। इतियावत जैसे हिंडोला नहीं होता, जैसे झूला आप बोलते हो आप, हिंडोला झूला, तो वो क्या इधर से आप करेंगे तो 6-7 कदम आगे चला जाता है, इधर से करोगे तो 6-7 कदम पीछे चला जाता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा कि रानी, यानी माफ़ कीजिए नायिका है, रानी भी हो सकती है, ऐसे कोई बात नहीं है, नायिका है वो नायक के विरह में इतनी पतली हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 कदम पीछे चली जाती है, छोड़ती है तो आगे चली जाती है। तो इस प्रकार से ये अतिशोक्ति, भाई कोई कितना भी पतला हो जाए तो ये थोड़ी ना कि वो सांस लेगा तो 6-7 कदम पीछे चला जाएगा, छोड़ेगा तो 6-7 कदम आगे चला जाएगा, तो इतना भी। तो ये एक अतिशोक्ति अलंकार भी, अगर अलंकार आप याद करना चाहें तो। और ये पंक्तियाँ फिर किसकी है, ये भी बिहारी की है, क्योंकि ये दो लाइनें छोटी छोटी पंक्तियाँ ज़्यादातर बिहारी ही लिखते थे। रस भाव के वश और कविता शब्दार्थ के, रस भाव के वश और कविता शब्दार्थ के, तो ये बच्चों है देव कवि की हैं। देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना। हम कंप्लीट कोर्स निःशुल्क पढ़ रहे हैं। शब्दार्थ का सारा काव्य और काव्य का सारा रस है। तो ये है बच्चों आपकी रहेंगी देव कवि, शब्दार्थ का सार काव्य और काव्य का सार रस है। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। रीति काल, अब देखो रीति काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है, केशवदास को, लेकिन ध्यान दीजिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे माना है केशवदास को, वास्तविक भी आपका केशवदास ही आएगा रीति काल के प्रवर्तक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक कौन है, तो ये आपका रहेगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक रहेगा। लेकिन कुछ बच्चों को बड़ी काफ़ी भूल होती है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया वही ठीक है और सब गलत है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से नहीं आएगा। वास्तविक रूप में आपका आएगा, वास्तविक रूप में रीतिकाल का प्रवर्तक आएगा केशवदास, और वास्तविक में भी केशवदास आएगा। इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने भी रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। तो इस प्रश्न का अंतर आप अवश्य समझेंगे। तो ये इसका उत्तर रहेगा 195 का आपका उत्तर रहेगा ए विश्वनाथ ने बोला है ये कथन। आगे बढ़ते हैं, काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा है। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा है। शब्द प्रयोग में औचित्य प्रयोग न मानने वाला काव्य क्या है, बधिर। बधिर मतलब होता है गूंगा।
छंद दोष से युक्त काव्य पंगु। पंगु मतलब कुछ भी अपने एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप ना करें, एक तरह से जो आगे बोले वही स्वीकार कर ले। और अलंकार रहित काव्य क्या है, नगन है। अर्थ रहित काव्य क्या है, मृतुल्य है, मने मरने के समान है। तो ये पंक्तियाँ किसने कही, काव्य परंपरा को न मानने का वाला काव्य क्या अंदर। अब आप देखें, मैं प्रश्न में उत्तर बाद में बताऊंगी, पहले आप खुद से सोचिए कि इस प्रकार से कौन बोल सकता है। फिर आप अगर आपका गलत हुआ तो मैं भी बताऊंगी कि इस प्रकार से आप कैसे ट्रिक से भी याद कर सकते थे। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य क्या है, अंधा है। शब्द प्रयोग में औचित्य को न मानने का वाला काव्य क्या है, बधिर है। छंद दोष से युक्त काव्य क्या है, पंगु है। अलंकार रहित काव्य क्या है, नगन है। और अर्थ रहित काव्य क्या है, तुल्य है। अब आपके आप सामने चार ऑप्शन है, बच्चन सिंह, केशवदास, बिहारी, आलम। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका केशवदास। अब देखो इस ट्रिक कैसे याद, अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता था तो भी आप ठीक कर सकते थे। कैसे, हमने कहा है कि जो कठिन काव्य का प्रेत, प्रश्न एक बनता है, इसके साथ एक प्रश्न, एक नहीं 2-3 प्रश्न बताऊंगी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। तो इसका उत्तर रहेगा केशवदास, यानी जो कठिन जो रचनाएं लिखी हो केशवदास ने कविताएं। इसके साथ ही कठिन गद्य का प्रेत आ जाए आगे, कठिन गद्य का प्रेत आगे आएगा। और ये किसी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दोनों को, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत के आगे। अब आप ध्यान देंगे भाई, जो केशव की रचनाएं कहते हैं कि आम इंसान को नहीं समझ सकता था, आम इंसान के समझ में नहीं आती, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था वही केशव की रचनाओं का मतलब आनंद ले पाता था, क्योंकि इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, इतनी मतलब कठिन थी, जिसमें रचनाएं में जिसमें छंद होते थे, अलंकार, रस। तो उन्होंने क्या अपने आप को इतना आचार्य, आपको मतलब चमत्कार दिखाया, इतना आचार्य अपने आप को, मतलब एक तरह से देखा जाए साधारण भाषा, अपने आप को ज्ञानवान दिखाया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो जो भी अपना ज्ञान था अपनी रचनाओं में इन्होंने बिखेर दिया। तो इस प्रकार कौन बोलेगा, केशवदास बोलेंगे, जब वो इतना कठिन लिख रहा है, भाई आम इंसान की समझ से बाहर है कि कठिन काव्य को ना माने वंदा है, काव्य पर, और रस को ना माने, छंद को ना माने, अलंकार को ना माने, और सभी की, इन सब की ये सारी चीज़ें किसकी रचनाओं में, केशवदास की रचना में। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते थे, या बगैर आप याद किए भी इसे ठीक कर सकते थे, अगर आपने केशवदास के बारे में ध्यान से पढ़ा है तो। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप में किसी भाषा में नहीं है। अब देखो भाई, ये सारे क्या है, विदेशी हैं। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी यूरोप रचनाएं किसी भाषा में नहीं मिलती। भाई जो जानकारी इन्होंने कही, देखो आप ये कितना मतलब रस लेते थे हमारे साहित्य में, हमारे देश के साहित्य में, कि विदेशी भी पढ़ते थे, और हम क्या, हम तैयारी के लिए कट रहे हैं कि हमसे याद नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर गिरियसन ने। तो यहाँ हमारा रीतिकाल बच्चों संपूर्ण होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और जिसने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनकी वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का सिलेबस भी मैंने करवा रखा है, एनसीईआरटी भी जिसको पहले करनी वो देख सकता है। इसके साथ व्याकरण की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ा करो, टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़ रहे वो भी निःशुल्क है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।